अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन पेज नंबर 66 फिज़िक्स बुक्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आज हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 12.1 क्वेश्चन। अ मैन रेसेस हिज लेफ्ट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। द इमेज फेसिंग हिम रेजेस हिज राइट हैंड, एक्सप्लेन वाई। एक प्लेन मिरर के सामने अगर एक मैन खड़ा हुआ है, वो अपना लेफ़्ट हैंड रेज़ करता है तो इमेज में यूँ लगता है कि वो अपना राइट हैंड रेज़ कर रहा है। इसकी वजह क्या है? अब रीज़न क्या होती है कि एक प्लेन मिरर, जो सिंपल हम प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर जो हमें इमेज दिखाते हैं वो साइड रिवर्स दिखाते हैं। साइड रिवर्स्ड का ये मतलब है कि लेफ़्ट साइड राइट हो जाती है, राइट साइड लेफ़्ट हो जाती है। आप कैमरे के मिरर के प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आप जिस तरीके से खड़े होते हैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो आपकी अपनी इमेज आपके सामने नज़र आती है। तो अगर आप अपना लेफ़्ट हैंड रेज़ करते हैं तो वो मिरर में जो है वो यूँ ही फ़ील होता है कि वो राइट हैंड रेज़ हो रहा है, क्योंकि वो साइड रिवर्स्ड हो जाती हैं। साइड रिवर्स होने की वजह से साइड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज साइड रिवर्स्ड। जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो हमेशा साइड रिवर्स्ड होता है। सो इफ़ अ मैन रेजेस हिज लेफ्ट हैंड इन अ प्लेन मिरर, इमेज विल शो एज इट हैज़ रेज्ड इट्स राइट हैंड। अगर खुद जो है वो अपना लेफ़्ट हैंड रेज़ करेगा तो जो इमेज है वो यूँ लगेगा कि वो अपना राइट हैंड रेज़ कर रहा है, क्योंकि इमेज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आके खड़ा हो जाता है। वो बिल्कुल साइड जो है वो उसकी रिवर्स हो जाती है, इस वजह से उसका लेफ़्ट राइट बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन वाई लाइट वेव्स आर रिफ्रैक्टेड एज द बाउंड्रीज ऑफ टू मटेरियल्स। हमने जो है वो पीछे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने ये किया था कि जब लाइट रेज जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, सपोज़ हमारे पास जो है वो इस तरीके से एक मीडियम है। जब लाइट रेज जो है वो रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती हैं तो एंटर होकर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसको हम, इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपसे ये पूछा गया है कि रिफ्रैक्शन क्यों होती है। रिफ्रैक्शन की वजह क्या होती है कि यहाँ पर लाइट रेज जो है वो एयर में ट्रैवल कर रही हैं। जैसे ही वो अपना मीडियम चेंज करती हैं, इस मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है। डेंसिटी चेंज होने की वजह से जो लाइट रेज है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अगर ज़्यादा डेंस मीडियम होता है, मिरर जो है वो एयर के निस्बत ज़्यादा डेंस मीडियम होता है, तो डेंस मीडियम में उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, उसे मुश्किल होता है चलना, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। जैसे रश वाली जगह है, अगर आप खुली जगह पर चलेंगे, आप सीधे सीधे चल रहे हैं, जैसे ही रश वाली जगह पे जाएंगे आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब एक डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। यही वजह होती है, और इसकी स्पीड के चेंज होने की वजह ये होती है कि हर मटेरियल की डेंसिटी जो है वो फ़र्क होती है। डिफरेंस ऑफ डेंसिटी की वजह से रिफ्रैक्शन होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द लाइट वेव्स चेंज स्पीड व्हेन मूविंग फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज़ ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल की डेंसिटी के डिफरेंट होने की वजह से लाइट की जो है वो बेंडिंग होती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। दिस इज़ द रीज़न ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स एट द बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स। स्पीड का चेंज होना जो है वो रीज़न होती है, और स्पीड के चेंज होने की वजह होती है क्योंकि हर मटेरियल की डेंसिटी चेंज होती है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई अ फिश अंडर वाटर appears to be at a different depth below the surface than it actually is. Does it appears deeper or shallower? अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर एक फ़िश जो है वो अंडर वाटर होगी तो वो अपनी एक्चुअल हाइट से डिफरेंट हाइट पर नज़र आएगी। अब अंडर वाटर अगर एक फ़िश है, सपोज़ ये सारा जो है ये वाटर है, यहाँ पर जो है वो एक फ़िश है। अब यहाँ से फ़िश से जो है वो रेज़ ऑफ लाइट निकल रही हैं और निकल के जो है वो बाहर आ रही हैं। अब ये जो है ये डेंसर मीडियम है, ये डेंस है, और ये है जो है ये है रेयर मीडियम। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आप, ये फ़िश से जो है वो एक रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से आएगी। जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो रेयर में जाने की वजह से ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अगर हम इसको यहाँ से एक्सटेंड करते हैं तो ये इस पॉइंट पर पहुँचेगी, यानी एक्चुअल जो हाइट है उसकी, एक्चुअल जो डेप्थ है उससे चेंज हो जाएगी। फ़िश एक्चुअल जो है वो यहाँ पर थी, लेकिन क्योंकि लाइट की रिफ्रैक्शन हो गई है तो रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी डेप्थ जो है वो हमें उसकी एक्चुअल डेप्थ से कम लग रही है। यही वजह होती है कि हमें फ़िश जो है वो अपनी ओरिजिनल उस पर नज़र नहीं आई। When light rays come out from the denser to rear medium, water to air, they bend away from the normal. जब डेंसर से रेयर में आती हैं तो लाइट रेज अवे हो जाती हैं। सो अ फिश अंडर वाटर appears to be at less depth.
अगर हम उसकी एक्चुअल इस वाली रे को बढ़ाएंगे तो ये जिस जगह पर जाकर नीचे मीट करेगी उसकी डेप्थ वहाँ पर हमें जो है वो नज़र आएगी फिश, जो कि उसकी एक्चुअल डेप्थ से कम होगी देन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो हमें नज़र आती है कोई भी चीज़, फिश ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी चीज़ अंडर वाटर होगी तो उसकी डेप्थ जो है वो ओरिजिनल डेप्थ से डिफरेंट नज़र आएगी, और ये फिनोमेना जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.4, वाई और वाई नॉट कनकेव मिरर्स आर सूटेबल फॉर मेकअप। मेकअप करने के लिए कनकेव मिरर सूटेबल होते हैं या नहीं होते, और अगर होते हैं तो कैसे सूटेबल होते हैं, ये आपसे पूछा है। कनकेव मिरर्स जो हैं इस तरीके से कनकेव मिरर्स होते हैं, इनकी जो है वो इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। अब कनकेव मिरर में जब रिफ्लेक्शन होती है तो हमने इसका पढ़ा था कि ये इसका जो है वो प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल फोकस और मिरर के दरमियान में रखा हुआ है तो इस सूरत में जो इसकी इमेज की फॉर्मेशन होती है वो रियल जो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, यानी यहीं पर होगी वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। अगर प्रिंसिपल फोकस के बाहर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, कहीं पर भी रखा हुआ है, तो इसका जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड इमेज बनता है। ये हमने पीछे जो है वो मिरर्स के केस में किया था कि जो कनकेव मिरर होता है वो हमेशा जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और मिरर के दरमियान में होगा तो उसका इरेक्ट इमेज बनेगा। अब मेकअप करने के केस में सपोज़ ये हमारे पास मिरर है, अगर एक पर्सन जो मेकअप कर रहा है अगर वो प्रिंसिपल फोकस और मिरर के दरमियान में उसका फेस है तब जो है ये मिरर मेकअप के लिए अच्छा यूज़ होगा, क्योंकि उस सूरत में वो एक जो है वो इरेक्ट इमेज देगा और मैग्नीफाइड इमेज देगा, तो हमें क्लियर अपना फेस नज़र आएगा और हम इजीली मेकअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिरर को दूर कर लिया, सपोज़ ये मिरर जो है ये हमारे पास हम इधर आ गए ऑब्जेक्ट, पहले हम अगर यहाँ खड़े हैं, अब हम प्रिंसिपल फोकस से बाहर निकले, जैसे ही प्रिंसिपल फोकस से हम बाहर निकलेंगे, बाहर आते हैं हमारा जो इमेज होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब उल्टे इमेज के साथ तो मेकअप हो नहीं सकता। इसका ये मतलब है कि जो प्रिंसिपल फोकस और मिरर के दरमियान में ऑब्जेक्ट होगा तब तो ये मिरर जो है वो मेकअप के लिए सूटेबल होगा, लेकिन अगर हम उसी मिरर को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हम अपने फेस को दूर कर लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस से बाहर निकल जाते हैं, तब ये मेकअप के लिए या किसी भी काम के लिए यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये हमें इन्वर्टेड इमेज देने लगेगा जो इमेज हमारे किसी काम का नहीं होगा। अब ये देखें इसका आंसर 12.4, कनकेव मिरर्स आर सूटेबल फॉर मेकअप इफ़ पर्सन स्टैंड्स बिटवीन फोकल पॉइंट एंड मिरर। फोकल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस और मिरर के दरमियान में होगा। इन दिस केस मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। इरेक्ट भी होगा, सीधा भी होगा और मैग्नीफाइड होगा, यानी बड़ा सारा बनने का हम इजीली देख सकते हैं। इफ़ पर्सन इज़ अवे फ्रॉम फोकल पॉइंट, अगर जो पर्सन है वो दूर हो जाता है, द इन्वर्टेड इमेज इज़ फॉर्म। अगर पर्सन जो है वो दूर हो जाता है फोकल पॉइंट से तो फिर उसका इमेज जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा, एंड सो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेकअप। फिर वो मेकअप के लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा, इन्वर्टेड इमेज पे तो कोई काम नहीं हो सकता। उसके बाद 12.5 है, वाई इज़ द ड्राइवर साइड मिरर इन कार्स कन्वेक्स रैदर दैन प्लेन और कनकेव। कार्स में जो साइड मिरर्स लगे हुए होते हैं वो अक्सर जो है वो कन्वेक्स होते हैं, वो कनकेव या प्लेन मिरर नहीं होते। उसकी क्या रीज़न है कि कनकेव मिरर हम क्यों यूज़ नहीं करते, कन्वेक्स मिरर जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। अब देखें कनकेव मिरर हमने अभी किया है, अभी मैंने आपको बताया कि कनकेव मिरर जो है वो जब तक ऑब्जेक्ट दूर होता है तो उसकी इन्वर्टेड इमेज देता है, बिल्कुल करीब आएगा तो वो इरेक्ट इमेज देगा। जबकि अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है, इस तरीके से हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को जो है वो हम कहीं भी रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, किसी भी जगह पर रखें, हमेशा जो है वो इसका इरेक्ट इमेज आएगा, सीधा इमेज आएगा। होगा वो स्मॉल साइज़ का, बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, स्मॉल साइज़ का होगा, लेकिन इरेक्ट होगा। अब प्लेन मिरर जो बैक व्यू मिरर होता है, जो साइड मिरर्स लगे हुए होते हैं, साइड मिरर्स का मकसद क्या होता है कार्स में लगाने का कि पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है उसको देख ली जाए। अगर कनकेव मिरर लगा हुआ होगा तो पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है तो उल्टी नज़र आएगी, इन्वर्ट नज़र आएगी, बिल्कुल करीब आके वो सीधी होगी, और तो ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते। ना ही हम प्लेन मिरर को यूज़ कर सकते हैं। प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही उसका इमेज बनता है।
जबकि कन्वेक्स मिरर जो है वो इस लिहाज से सूटेबल होता है कि उसमें छोटा इमेज बन जाता है। पीछे से कोई कार भी आ रही है तो उसका इमेज जो है वो स्मॉल बनेगा, छोटा छोटा, और ये जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी इसका बिल्कुल व्यू है, उस तमाम में जितनी ट्रैफिक है उस तमाम के स्मॉल इमेजेस जो है वो आ जाते हैं। इस तरह जो बैक से ट्रैफिक आ रही होती है उसको देखना ईजी होता है। इस वजह से जो साइड मिरर्स होते हैं वो प्लेन या कनकेव नहीं होते, कन्वेक्स मिरर होते हैं। कन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज form virtual erect and diminished image of object placed at any point in front of mirror. So these mirrors are used in vehicles so that drivers can see a wider view of behind road, ताकि ड्राइवर्स जो है वो बड़ा जो है वो इमेज देख सकें। इसी तरीके से हिली एरियाज़ में जाएं तो वहाँ पर भी बड़े बड़े कन्वेक्स मिरर्स लगे हुए होते हैं। उनका भी यही मकसद होता है कि दूर से आने वाली चीज़ का वो इमेज कैच कर लेते हैं। वो छोटा होता है लेकिन ज़्यादा एरिया को ये कवर कर लेते हैं और इमेज नज़र आ जाता है। इन्वर्टेड नहीं होता, इरेक्ट इमेज होता है। उसके बाद 12.6 है, व्हेन एन ऑप्टिशियंस टेस्टिंग रूम इज़ स्मॉल ही यूजेज़ अ मिरर टू हेल्प हिम चेक द आई साइट ऑफ द पेशेंट। वाई, अगर एक आई साइट चेक करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उनका रूम जो है वो बहुत स्मॉल हो, छोटा सा रूम है, तो वो आई साइट चेक कर तो वो उसमें जो है वो मिरर लगा लेते हैं। उसका क्या मकसद होता है? अब सपोज़ ये एक आई साइट चेक करने के लिए ये रूम है, बहुत छोटा सा ये रूम है। अब यहाँ पर जो है वो पेशेंट बैठा हुआ है। अब उसकी आई साइट जो उसने डॉक्टर ने चेक करनी है, अगर उसका रूम छोटा है वो यहाँ पर जो है वो चार्ट लगा देंगे, जिस चार्ट से पेशेंट की आई साइट चेक होगी। वो चार्ट तो पेशेंट के बहुत करीब होगा, वो उसको तो इजीली पढ़ लेगा, वो नज़र ही नहीं आएगा कि उसका आई साइट जो है उसमें कितनी उसकी आई साइट वीक है। इस वजह से क्या करते हैं कि जहाँ पेशेंट बैठते हैं उसके सामने मिरर लगाया जाता है। छोटा सा रूम होता है लेकिन उसमें मिरर होता है, और पेशेंट की बैक पर जो वॉल होती है उसके ऊपर जो है वो डिजिट्स लिखे जाते हैं, जिन डिजिट्स से आई साइट चेक की जाती है। अब क्या होता है कि ये डिजिट्स जो है वो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर आती है। अब ये देखिए पेशेंट यहीं पर बैठा हुआ है लेकिन ये डिस्टेंस डबल हो गया। एक तो यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्शन यहाँ तक आई है, जितनी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वापस आने में, तो वो पेशेंट को एक्चुअल डिजिट्स नज़र नहीं आएंगे, पेशेंट को उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। इस तरीके से ये डबल डिस्टेंस हो जाता है, तो डॉक्टर्स को जितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है वो कवर कर लेते हैं। हाफ़ ही डिस्टेंस होता है जो पेशेंट और इसके दरमियान में है, और उसके बाद यहाँ से डिजिट्स रिफ़्लेक्ट होती हैं, रिफ़्लेक्ट होकर यहाँ पर उसका इमेज बनाते हैं। तो इस तरीके से ये वाला डिस्टेंस भी उसमें शामिल हो जाता है और डॉक्टर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। इसलिए मिरर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। In a small room there may not be enough space to place the eye chart at the required distance. eye chart वो चार्ट जिस पर से डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स पढ़ाकर आई साइट को चेक किया जाता है। अगर रूम छोटा होता है तो उस आई चार्ट को लगाने के लिए इनफ स्पेस नहीं होती। मिरर रिफ्लेक्ट्स द आई चार्ट मेकिंग इट अपीयर्स फर्दर अवे। मिरर लगाए जाते हैं, मिरर आई चार्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इस तरीके से उसका जो इमेज होता है वो उसके एक्चुअल डिस्टेंस से दूर नज़र आता है देन द एक्चुअल स्पेस इन द रूम। जितनी रूम में स्पेस है उससे ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस नज़र आता है और आई साइट ईजीली चेक हो जाती है। नेक्स्ट है 12.7, हाउ डज़ द थिकनेस ऑफ अ लेंस अफेक्ट्स इट्स फोकल लेंथ। थिकनेस का फोकल लेंथ पर क्या इफ़ेक्ट होता है? मिरर की थिकनेस, लेंस की थिकनेस का। लेंसेज जो हैं दो तरह के, हम अगर इस तरह से एक लेते हैं, कन्वेक्स लेंस ही हम लेते हैं। एक लेंस जो है यूँ करके ज़्यादा थिक भी हो सकता है कि यहाँ से इसका कर्वेचर ज़्यादा हो। थिकनेस ज़्यादा होने का ये मतलब है कि ये कर्वेचर ज़्यादा है। और कन्वेक्स लेंस ऐसा भी हो सकता है जिसका कर्वेचर जो है वो कम हो। इस तरीके से हैं दोनों कन्वेक्स लेंस। अब क्या होगा, जिसका कर्वेचर ज़्यादा है, ज़्यादा कर्वेचर वाले के ऊपर जब लाइट की रेज़ पड़ेंगी तो ज़्यादा कर्वेचर वाला उसको ज़्यादा बेंड करेगा, क्योंकि उसका कर्वेचर ज़्यादा है तो वो इसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और रिफ्लेक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल करीब आकर मीट कर जाएंगी, यानी इसका फोकल लेंथ जो है वो स्मॉल हो जाएगा।
अगर कर्वेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो फोकल पॉइंट फोकल लेंथ कम हो जाएगा। अगर कर्वेचर कम होगा तो फिर जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी ये उसको जो है वो बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करेगा, थोड़ा सा उसमें रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा और थोड़ा सा बेंड करने के बाद ये यहाँ पर मीट करेंगी, यानी ये इस पॉइंट पर मीट करेंगी तो ये फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा फोकल पॉइंट जो है वो उतना ही करीब आ जाएगा लेंस के और फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो ये कर्वेचर और फोकल लेंथ के दरमियान में जो है वो रिलेशन होती है कि कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा फोकल लेंथ उतना ही कम होता चला जाएगा। देखें 12.7, अ थिकर लेंस हैज़ मोर कर्वेचर विच मेक्स द लेंस मोर पावरफुल इन बेंडिंग लाइट। ज़्यादा थिकर लेंस होगा तो उसमें ज़्यादा पावर होगी लाइट को बेंड करने की, रिजल्टिंग इन शॉर्टर फोकल लेंथ। अ थिनर लेंस हैज़ लेस कर्वेचर विच मीन्स इट बेंड्स लाइट रेज लेस स्ट्रॉन्गली। थिनर लेंस का कर्वेचर कम होगा और वो लाइट को कम बेंड करेगा, लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा, यानी बेंड कम करेगा लेकिन वो दूर जाके मीट करेंगी। एज अ रिज़ल्ट फोकल लेंथ इज़ लार्जर। थिकर लेंस अगर होगा तो वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा और लाइट जो है वो बहुत करीब आके बेंड जो है वो मीट हो जाएंगी। थिनर लेंस होगा तो वो लाइट को कम बेंड करेगा और लाइट जो है वो रेज दूर जाके मीट करेंगी। तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। कर्वेचर और फोकल लेंथ में कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.8, अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ये तो हमने कई दफ़ा किया है कि कन्वर्जिंग लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज सिर्फ उस वक्त बनाता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के और जो प्रिंसिपल फोकस है उसके दरमियान में हो। जैसे यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम भी बनाई, आपने इसकी डायग्राम भी बनानी हो गई। कन्वर्जिंग लेंस में प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो है वो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगा, अदरवाइज उसका इमेज जो है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कन्वर्जिंग लेंस विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस। नेक्स्ट है अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज दैट इज़ द सेम साइज़। के कब जो है जो कन्वर्जिंग लेंस है वो उसी साइज़ का इमेज बनाएगा जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है। ये भी हमने जो है वो पीछे स्टडी किया था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल जो है वो 2f के डिस्टेंस पर रखते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो ये f है और ये 2f है, अगर एक ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ होगा तो जो उसका इमेज बनेगा वो भी बिल्कुल 2f पर ही बनेगा। इस इमेज का साइज़ बिल्कुल वही होगा जो कि ऑब्जेक्ट का साइज़ है। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट 2f इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस देन इमेज फॉर्म विल बी रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। बिल्कुल उसी जगह पर बनेगा और उसका साइज़ जो है वही होगा जो कि ऑब्जेक्ट का साइज़ है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज़ का होगा। उसके बाद है वाई डू वी यूज़ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हमने लार्ज जो है वो फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होती क्या है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टार्स वगैरह को देखने के लिए यूज़ होती है। इसमें दो लेंसेज होते हैं, एक आई पीस होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। जो ऑब्जेक्ट्स की तरफ लेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, उसकी फोकल लेंथ लार्ज रखी जाती है। वजह क्या होती है कि जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा क्लियर इमेज जो है वो बन सकेगा। बिकॉज ऑफ लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस with larger focal length produces a because a large objective lens with large focal length produces a sharper and more detailed image। जितना ज़्यादा focal length होगा और जितना ज़्यादा objective lens पावरफुल होगा, बड़ा होगा, वो उतना ही डिटेल इमेज बनाएगा, क्लियर इमेज, बड़ा इमेज बनाएगा ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज़ों का, मेकिंग इट ईजियर टू स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ताकि इन चीज़ों की ताकि इन चीज़ों की स्टडी जो है वो क्लियरली हो सके। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा भी होता है, उसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होता है। जितना फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही वो दूर की चीज़ों को कैप्चर करेगा और उसका इजीली इमेज बना सकेगा और हमारे लिए उसकी को स्टडी करना ईजी होगा। ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये आपका जो यूनिट नंबर 12 है इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैंने आपको करवा दी है। सारे टॉपिक्स हो गए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम क्लास में कर चुके थे, एमसीक्यूज़, रिव्यू क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कोई भी चीज़ इसमें नहीं रह गई है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। और जो क्वेश्चंस हमने रिव्यू क्वेश्चंस किए हैं मैं ट्राई करूँगी आपको उनकी पिक्चर्स भी भेज दूँ ताकि आप वो ईज़िली अपनी नोटबुक पर कर सकें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सब कुछ आपने जो है वो रेडी करना है। अभी आपके पास वेकेशन में काफ़ी टाइम है, आप इजीली अगर रोज़ का एक एक टॉपिक करके भी करें तो उसको इजीली लर्न कर सकते हैं। ये टॉपिक
जो है वो आपका ये चैप्टर आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।